हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरे एक नई वीडियो में फिर से नमस्कार। और जो लोग नेपाल जाने के अभी सोच रहे होंगे या अभी प्लानिंग कर रहे होंगे, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। नेपाल जाने वालों के लिए मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि नेपाल में इंडियन के लोगों के लिए, जो इंडिया के हैं, उनका वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की पासपोर्ट या वीज़ा की अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है। आपके पास अगर आईडी नहीं भी है तो वहाँ पर लोकल बस में बिल्कुल बिना आईडी के भी जा सकते हैं, लेकिन आईडी रख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कहीं सर्च में या कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आईडी रखने से हेल्प मिलती है। देखिए, ऐसे तो आप पोखरा कभी भी जा सकते हैं, पूरे सालों भर खुले रहते हैं, लेकिन जो बेस्ट सीज़न है ये आपका सितंबर से नवंबर और फरवरी से मार्च के बीच में होता है। तो इस समय जो होता है ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है। तो इस समय आपको सारे व्यूज़ भी अच्छे से मिल जाएंगे और रास्ते भी आपको अच्छे मिलेंगे और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहेगी। तो बेस्ट सीज़न सितंबर से नवंबर और फरवरी मार्च। तो शुरुआत करते हैं कि पोखरा हम लोग कैसे पहुँचे। देखो, पोखरा पहुँचने के लिए, पोखरा या नेपाल काठमांडू पहुँचने के लिए आपके दो रास्ते हैं, बाई रोड और बाई एयर। आप इन्हीं दो रास्तों से जा सकते हो क्योंकि ट्रेन वहाँ नहीं चलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बाई एयर की। तो एयर से आपका दिल्ली से, नई दिल्ली से, कोलकाता से वेल कनेक्टेड है पोखरा। पोखरा चूँकि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो आप डायरेक्ट वहाँ से जा सकते हैं और आप काठमांडू होते हुए भी आ सकते हैं पोखरा। तो और इसका जो प्राइस है ये लगभग 7-8 हज़ार के आसपास पड़ता है अगर आप दिल्ली से आते हैं ऑफ सीज़न में, और थोड़ा सा अगर हाई सीज़न में आते हैं तो ये प्राइस थोड़ा सा आपको हाई मिल सकता है। तो आप इसे जब भी आएँ तो अपना चेक कर लें। और दूसरा जो रास्ता है वो है बाई रोड। तो बाई रोड जो आता है, तो बाई रोड में आपको दो बॉर्डर जो मेन होते हैं, जो दो बॉर्डर मेन हैं वो हैं आपके सोनौली बॉर्डर और बिहार से लगता हुआ रक्सौल बॉर्डर। तो जनरली जो दिल्ली तरफ से आ रहे हैं लोग, तो उनके लिए जो प्रेफर होता है वो सोनौली बॉर्डर होता है। रक्सौल बॉर्डर भी काफ़ी फेमस है। जो लोग कोलकाता तरफ से आ रहे हैं उनके लिए रक्सौल बॉर्डर अच्छा है। वो पटना उतर सकते हैं, पटना बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन अपना पटना में उतरें और वहाँ से रक्सौल बॉर्डर होते हुए आप काठमांडू से पोखरा आ सकते हैं। लेकिन पोखरा अगर आपको जाना है तो वो रास्ता जो है ये थोड़ा सा आपको रूट जो है ये लंबा पड़ेगा। जो बेस्ट, जो जनरली जो लोग यूज करते हैं और जो बेस्ट रास्ता है वो सोनौली बॉर्डर है। आप गोरखपुर फ्लाइट से आ जाएं, ट्रेन से आ जाएं और वहाँ से बाई रोड आप सोनौली बॉर्डर आ जाएं। सोनौली बॉर्डर जैसे ही पहुँचें आप या किसी भी बॉर्डर पहुँचें तो सबसे पहले जो है काम कर लें, आप अपना करेंसी चेंज करवा लें और एक नया सिम कार्ड ले लें। ठीक है, नेपाली सिम कार्ड ले लें और करेंसी चेंज करवा लें। करेंसी चेंज करवाने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आगे नेपाल में आप कहीं भी जाते हैं तो आपको एक्सचेंज रेट का जो वैल्यू है वो आपको एक जैसा मिलेगा। क्योंकि आप कहीं कहीं पर जाते हो तो आपको कहीं वैल्यू कम मिलेगी, कहीं पर बिल्कुल बराबर मिलेगी। तो इस तरह से आपको दिक्कत करने की और कहीं एक्सचेंज करने की, कोई चेंज करने की, कोई मान लो जैसे आप छोटी छोटी चीज़ें खरीद रहे हो तो आपको एक्सचेंज करने की या कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल नेपाली करेंसी में ईजिली आप अपना चीज़ें खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें पहले आप ज़रूर कर लें। जैसे ही आप बॉर्डर पर पहुँचे तुरंत करवा लें। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर में भी करवा सकते हैं, पोखरा में भी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सचेंज जो एक्सचेंज रेट है वो आपको डिफ़र मिलेगा, थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगी। अब आप सोनौली बॉर्डर से पहुंच गए हैं। तो सोनौली बॉर्डर से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो है ये नारायणगढ़ से होते हुए जाता है और दूसरा जो रास्ता है ये आपको बुटवल और पाल्पा तानसेन तरफ से होते हुए जाता है। जो पाल्पा तानसेन का रास्ता है ये घाट रोड से और बहुत ज़्यादा इसमें घुमाव है और काफ़ी अच्छे इसमें व्यूज़ भी मिलेंगे आपको। और ये रास्ता थोड़ा शॉर्टकट भी है और एक फ़ायदा ये है कि इसमें ट्रैफिक काफ़ी कम मिलेंगे आपको। जितना आप सुबह में निकलेंगे उतना ट्रैफिक आपको कम मिलेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बीच रास्ते में कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन चलती रहती है तो इस कारण से रास्ते बंद रहते हैं। तो वो आपको टाइमिंग के अनुसार और वो जब आप जा रहे हो उसके अनुसार आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
जो सोनौली बॉर्डर है यहाँ से पोखरा लगभग 160-170 के आसपास पड़ता है, जिसे जाने में आपको जो बुटवल रास्ते से जा रहे हैं तो इस रास्ते से अगर जाते हैं तो 6 से 7 घंटे आपको ईजिली लग जाएंगे। आप पोखरा पहुंच जाने हैं तो आप कोशिश करें कि पोखरा में जो अपने होटल्स लें वो लेक साइड में ही लें। क्यों? क्योंकि जो पोखरा का जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो लेक साइड में ही है। नाइट व्यू हो गई या बहुत सारे वहाँ पर ट्रांसपोर्टेज हैं या बहुत सारे एडवेंचर्स जो ऑफिसेज हैं, जो एडवेंचर्स टूरिज्म के ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पर आपको कोई पास लेना होगा या कोई चीज़ बुकिंग करनी होगी तो वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा। और जो वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट आते हैं वो लेक साइड में ही ज़्यादा रुकते हैं और वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं। होटल्स आपको कई सारे अच्छे हैं, पोखरा में कई सारे होटल्स हैं, काफ़ी महंगे भी होटल्स हैं, काफ़ी सस्ते भी होटल्स हैं। जनरली आप लेक साइड में रुकेंगे तो 1500 से 2000-2500 में आपको एक अच्छा रूम मिल जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है? तो प्रेफर करें कि आप लेक साइड में रुकें। देखो, पोखरा में आप बहुत सारी जगह घूमने के लिए, बहुत सारी व्यूज़ हैं देखने के लिए, जिसमें से मेन जो चीज़ें हैं वो है कि सारंगकोट हो गया, गुप्तेश्वर नाथ केव हो गया, डेविस फॉल हो गया, बौद्ध स्तूपा हो गया, बैट केव हो गया, और शाम के टाइम में या दिन के टाइम में आप ताल बरही टेम्पल और जो फेवा ताल है जिसको लेक साइड भी कहते हैं, तो वहाँ पर आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। और ये सारी जगहों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी चीप भी हैं। पोखरा की जो जगह, जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर घूमने और जो देखने लायक चीज़ें हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी गाड़ी उठाओ और घूमने चल जाओ, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना कि सारंगकोट और बौद्ध स्तूपा की जो चढ़ाई है ये काफ़ी ऊंचाई पर है और काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। तो अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो आप आराम से ले जाएं, और नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है ये कि आप अपने होटल वाले को ही बोलें और वो एक गाड़ी हायर कर देंगे। गाड़ी आपको 3 से 5 हज़ार के बीच में, बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, 3 से 5 हज़ार के बीच में आपको वो एक गाड़ी प्रोवाइड करवा देगा और पूरा दिन भर में ये सारी जगहें आपको वो आराम से घुमा देगा। तीसरा ये है कि पोखरा में जो है ये वहाँ पर सिटीज़ बसें भी चलती हैं, वहाँ पर उससे भी आप घूम सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें और सारी जगह पता होनी चाहिए, तभी आप उसको बता पाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से उतर के कहाँ पर जाना है। और सिटी बसों में ये है कि जैसे आप सारंगकोट जा रहे हो या बौद्ध स्तूपा जा रहे हो तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको सिटी बसें वहाँ पर नहीं पहुँचाएंगी, आपको पैदल जाना पड़ेगा या वहाँ से फिर गाड़ी हायर करके वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसा भी आपको उचित लगे आप वहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जिससे पैराग्लाइडिंग हो गया, अल्ट्रा लाइट फ्लाइट हो गया, जिप लाइन हो गए, बंजी जंपिंग हो गए, कयाकिंग हो गए, राफ्टिंग हो गए, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब आप पोखरा में कर सकते हो। कॉस्ट भी इनका बहुत ज़्यादा नहीं है। पैराग्लाइडिंग का कॉस्ट आपको 3500 से 5000 के बीच में, जिप लाइन का वही 8 से 10 हज़ार के बीच में, अल्ट्रालाइट का फ्लाइट का भी 8 से 10 हज़ार के बीच में। इस तरह से सारी मतलब चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो। और अपनी जो टूर एजेंसीज़ हैं वहाँ पर लेक साइड में कई सारी टूर एजेंसी हैं, तो आप अपने अनुसार बात कर सकते हो कितने देर का आपको चाहिए, कितने देर का लेना है, आप अपने बजट अनुसार उनको डील कर सकते। पोखरा एक काफ़ी बड़ी सिटी है, नेपाल का दूसरी सबसे बड़ी सिटी पोखरा है। तो आपको खाने का तो कोई दिक्कत नहीं, खाने आपको सारे तरह से मिल जाएंगे, इंडियन, चाइनीज़, यूरोपियन, वेस्टर्न, जो भी आपको खाना चाहिए वो सारे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो मेरे हिसाब से वहाँ का लोकल खाना खाने चाहिए, क्योंकि आप वहाँ करने क्या गए हो, घूमने गए हो, वहाँ का टेस्ट लेने गए हो, वहाँ का कल्चर देखने गए हो, तो वहाँ का जो लोकल खाना है, जो वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको महसूस करो, तो आपको जो घूमने में जो है आनंद, वो ज़्यादा आनंद आएगा। तो मेरे हिसाब से नेपाल का जो खाना है दाल भात, ये सबसे बेस्ट होता है।
और ये आपको प्राइस भी कम पड़ेगा और फीलेबल भी होता है और ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा होगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। बाकी खाने का सारे खाने आपके पास अवेलेबल हैं। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें उस जगह का जो कल्चर है, जो मान्यताएं हैं वहाँ की, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और नेपाल भी जो देश है, ये भी कल्चरल रिच है, कल्चर में रिच कंट्रीज़ हैं और यहाँ की अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने कल्चर हैं। तो हमें भी इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिसमें से मैं ये कहूँगा कि जो नेपाल के लोग होते हैं ये अपने पहाड़ों को पूजा करते हैं, उन्हें अपना घर मानते हैं। तो कहीं भी आप गंदगी ना फैलाएं, टॉयलेट जो होता है ये कहीं बाहर ना करें, खासकर पहाड़ों पे या कहीं घर के बगल में इस तरह से ना करें। अगर ऐसे तो आपको हर एक होटल में, हर एक जगह पे, कहीं भी आप रास्ते में जाते हो तो हर एक होटल्स में, हर एक जगह पे आपको टॉयलेट्स मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप किसी के घर में भी उनसे पूछकर आप उनका टॉयलेट यूज कर सकते। नेपाल घूमें, हैप्पी जर्नी आप लोगों को एडवांस में प्लानिंग करें। नेपाल एक सेफ़ कंट्री है, कोई डरने की नहीं है और आप बिल्कुल अकेले भी घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कहीं कोई नहीं होगी। ठीक है, नेपाल घूमें, बिल्कुल सेफली घूमें। और हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें।